Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do a subsection of Unit 4. Unit 4 is Eating Disorder. Unit 4 is from Block 4 MPCE 021, that is MAPC second year counseling psychology students. This video is for you guys. मैंने ऑलरेडी इस यूनिट से आपको दो वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूँ मैं, जिसमें हमने ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है, उसकी प्रिवेलेंस क्या है, ये पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में। सेकंड में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़ा। आज हम कॉजेज़ पढ़ेंगे आज के वीडियो में कि क्या कारण होता है कि लोगों को ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, क्यों वो इस चीज़ के शिकार हो जाते हैं, ये हम आज जानेंगे। इससे पहले कि मैं आपको पढ़ाना शुरू करूँ इस टॉपिक पे, आपसे एक दो तीन चीज़ें शेयर करनी हैं जो पहली बार वॉच कर रहे हैं, स्पेशली उनके लिए। जो पहले से देखते आ रहे हैं उनको तो बहुत कुछ पता चल गया होगा इस चैनल के बारे में। पहली चीज़, जहाँ पे भी आप पिंक हाईलाइट देखते हैं, मतलब वो सेक्शन है जो प्रीवियस एग्ज़ाम में आ चुका है और आगे भी एग्ज़ाम में आएगा, तो आपको उस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से तैयार करना है। दूसरी चीज़, ये जो वीडियोस इस यूनिट से कनेक्टेड हैं जो मैं सेपरेटली बना रही हूँ, उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे, तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन सेक्शन ज़रूर चेक कर लें। और तीसरी चीज़ ये कि वो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए कि शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मेरे वीडियोस, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ज़्यादा मन करे तो कमेंट ज़रूर कर दें और मोटिवेट करें मुझे। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज़ टॉपिक, कॉजेज़ ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। देखिए अगेन पिंक हाईलाइट है, मतलब ये वो टॉपिक है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और आगे भी आएगा, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। वैसे जो भी स्टडीज़ अभी तक हुई है इसके ऊपर, जो थ्योरीज़ एक्चुअली होती हैं कि जो हम नोटिस करते हैं, बहुत टाइम तक नोटिस करते हैं, एंड देन वी गिव थ्योरी अबाउट इट कि हमें ये समझ में आता है। कोई ज़रूरी नहीं है वो थ्योरी सही हो, वो बात सही हो, लेकिन फिर भी जो अब तक पढ़ के समझ के रिसर्च करके समझ आया, वो सारी थ्योरीज़ बन गई होती हैं। तो थ्योरीज़ कभी कभी रॉन्ग भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि 100% यही रीज़न है। अब तक कोई सिंगल कारण नहीं पता चला है कि क्यों एनोरेक्सिया, बुलिमिया जैसी चीज़ें होती हैं, बट बहुत सारी जो थ्योरीज आई हैं वो कौन कौन सी हैं। बायोलॉजिकल थ्योरी आई है, साइकोडायनामिक थ्योरी आई है, फैमिली सोशियो कल्चरल थ्योरीज, ये वाली थ्योरीज आई हैं जिनके बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। ये जितनी भी थ्योरीज हैं, इसी के ही बेसिस पे हम ट्रीटमेंट कर पाते हैं, यानी हमें एक आइडिया होना चाहिए कि हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कहाँ जाएगा, हम किस तरीके से पेशेंट को डील करेंगे। तो अगर ये थ्योरीज जिस पे बहुत सारे रिसर्चर्स ने स्टडी करने के बाद दी है, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ तो फैक्ट होगा ही, तो इसीलिए उन फैक्ट्स को लेके हम चलते हैं एंड उसी के बेसिस पे फिर हम क्लाइंट्स को ट्रीटमेंट बताते हैं कि क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन ये जितनी भी थ्योरीज हैं, मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, इनके पीछे कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है कि क्यों लोगों को ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है। हम सिर्फ ये थ्योरीज इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर स्टडी हुई है एंड ऐसा एक्सपेरिमेंटेशन में सामने आया है, बट साइंटिफिकली ये कुछ स्ट्रांगली प्रूव नहीं हो पाया, कोई एविडेंस नहीं मिल पाया। पहली जो थ्योरी है वो है बायोलॉजिकल थ्योरी। बायोलॉजिकल थ्योरीज में एक थ्योरी ऐसी है जो ये कहती है कि जो एनोरेक्सिया है वो बेसिकली इसीलिए होता है क्योंकि जो हमारा हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड होता है जो हमारे ब्रेन में होता है, ब्रेन वाले एरिया में होता है। ये जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, ग्लैंड क्या होता है मैं ये भी बता दूं। ग्लैंड होता है बहुत सारे सेल्स का इकट्ठा होके एक ग्रुप बन जाता है। बहुत सारे सेल्स जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और वो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं, तो हम उसे ग्लैंड कहने लगते हैं। जैसे कि एक जो जीतता जाता है एग्जाम्पल है ग्लैंड का, वो है पेनक्रियाज। लेकिन वो uh, अच्छा, ग्लैंड भी ऐसे होते हैं जो दिखते हैं और कुछ नहीं दिखते हैं। तो जो दिखते हैं वो अलग होते हैं, और दूसरे जो नहीं दिखते हैं, सिर्फ अपने सिक्रीशंस छोड़ते हैं, वो अलग होते हैं। तो ये जो हाइपोथैलेमस है ये दिखता है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी दिखता है अगर ब्रेन का स्कैन करते हैं तो ये वाला जो ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, जब इसमें कुछ डैमेज आ जाता है तो एनोरेक्सिया हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। ये जो हाइपोथैलेमस है बेसिकली इसका काम क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। जो हाइपोथैलेमस है बहुत इंपॉर्टेंट एक ग्लैंड है जो हमारी बॉडी में बैलेंसिंग का काम करता है, हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं उसका काम करता है। और मतलब किंग ऑफ ग्लैंड्स इज पिट्यूटरी, ऐसा कहा जाता है। कई थ्योरीज ऐसा कहती हैं कि हाइपोथैलेमस किंग है,
ग्लैंड्स का। तो अभी तक ही है ना, लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है इस चीज़ को लेकर कि पिट्यूटरी को हम किंग ऑफ ग्लैंड्स कहेंगे या हाइपोथैलेमस को कहेंगे। बट समवेयर आई रेड कि हाइपोथैलेमस किंग होता है, लेकिन बहुत जगह पे ये भी पढ़ा है मैंने कि पिट्यूटरी भी किंग ऑफ ग्लैंड माना जाता है। तो आपकी चॉइस है, आप किसको भी मान लो। अब देखिए, आप हाइपोथैलेमस क्योंकि समझ रहे हैं, तो हाइपोथैलेमस को ही हम लेके चल रहे हैं कि ये एक बैलेंसिंग का काम करता है, हमारे बॉडीली फंक्शंस को बैलेंस वे में चलाने में हेल्प करता है। हमारे जितना भी एंडोक्राइन सिस्टम है, पिट्यूटरी की हेल्प से कंट्रोल करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हाइपोथैलेमस इज द किंग। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी की हेल्प से बाकी एंडोक्राइन सिस्टम को चलाता है। अब एंडोक्राइन सिस्टम क्या है ये भी मैं बता दूं। हमारी बॉडी में जितने भी हमारे बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स होते हैं, वो उस सबको हम एंडोक्राइन कहते हैं। जैसे कि हाइपोथैलेमस हो गया एक ग्लैंड, एक पिट्यूटरी हो गया, एक एड्रीनल ग्लैंड हो गया, एक पेनक्रियाज भी ग्लैंड होता है। इस तरह के बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। इनका जो सिक्रीशन है ये हमारे ब्लड में चला जाता है, और यही जो ग्लैंड्स होते हैं यही कुछ केमिकल रिलीज करते हैं जिनको हम हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो आप ऐसा समझो जैसे कि एक मटकी है और मटकी से पानी निकल रहा है, तो वो जो मटकी है वो ग्लैंड हो गया, और मटकी से निकलने वाला पानी इज हार्मोन। ऐसे ये ग्लैंड होते हैं जो हमारी बॉडी में जगह जगह पे सिचुएटेड है। तो ये जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी है ये हमारे ब्रेन में है, और यहीं से ही ये ऑपरेट करते हैं हमारी बॉडी की पूरी फंक्शनिंग। तो ये जो ग्लैंड है ये हमारी बॉडी में क्यों ये केमिकल्स छोड़ते हैं जिसको हम हार्मोन का नाम दे रहे हैं, ये इसीलिए छोड़ते हैं क्योंकि ये जो हार्मोन्स है ये हमारी बॉडी में हर चीज़ को बैलेंस्ड वे में चलाने में हेल्प करता है। दैट इज़ वाई हमारी जितने भी हम डाइजेशन कर रहे हैं, हम कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उस सब में हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर इनका इम्बैलेंस हो जाए तो बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है, जैसे कि एक थायराइड की बहुत कॉमन बीमारी है जो लोगों को हो जाती है। थायराइड क्यों हो जाता है? क्योंकि थायरॉक्सिन नाम का जो हार्मोन है वो ढंग से सिक्रीट नहीं हो रहा होता, उसकी क्वांटिटी कम या एक्सेस हो गई होती है इसीलिए। तो वो उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये है कि वो मेटाबॉलिज्म करता है। नाउ जो ईटिंग डिसऑर्डर है उसको डेवलप जब वो होता है या फिर जो जैसे भी चला आ रहा है, उसके लिए एक कंसेप्ट आया जिसको बोलते हैं वेट सेट पॉइंट। वेट सेट पॉइंट ऐसा ही है जैसे कि हमारे गीज़र में थर्मोस्टेट होता है। थर्मोस्टेट का क्या काम होता है? थर्मोस्टेट वो होता है जो हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर सेट कर देते हैं गीज़र में, और वो जो पानी है वो उस टेम्परेचर तक गर्म होता है, और जैसे ही वो गर्म हो गया होता है उस टेम्परेचर तक पानी, तो वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है गीज़र। और जैसे ही पानी फिर दोबारा ठंडा होता है तो फिर थर्मोस्टेट एक्टिवेट हो जाता है एंड गीज़र को ऑन कर देता है, पानी फिर गर्म होना शुरू हो जाता है। तो ये वेट सेट पॉइंट भी हमारी बॉडी का एक ऐसा पर्टिकुलर वेट का सेटिंग है जो एक पर्टिकुलर, जब हम नेचुरल हमारा जो वेट होता है उसकी बात करें, जब हम पैदा होते हैं तो हमारी बॉडी में एक नेचुरल वेट का सेटिंग होती है कि हमारी बॉडी का वेट इतना होना चाहिए, ये आइडियल वेट है हमारी बॉडी का। हर एक की बॉडी का अपना अपना एक आइडियल वेट है, ऐसा ये थ्योरी कह रही है। और अगर उस वेट से कम होता है तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है उस चीज़ को, ज़्यादा होता है तो भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। अब कैसे करता है उसके ऊपर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया उसको समझाने के लिए। इन्होंने लैब में रैट्स को लिया और रैट के दिमाग में दो एरियाज हाइपोथैलेमस में ढूंढे जो ईटिंग को कंट्रोल करते हैं। आर यू गेटिंग मी? मतलब रैट है, रैट के दिमाग में हाइपोथैलेमस ग्लैंड के अंदर दो पॉइंट लोकेट किए। वो दो पॉइंट ऐसे थे जो ईटिंग को कंट्रोल करते थे। वो दो पॉइंट्स के नाम क्या क्या थे? पहले पॉइंट का नाम था लेटरल हाइपोथैलेमस, और दूसरे पॉइंट का नाम था वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस, VMH। लेटरल हाइपोथैलेमस को LH से बोलूँगी मैं, और वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस को मैं VMH से बोलूँगी। अच्छा, जो LH है वो भूख को जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है भूख को। जब भी ये LH एक्टिव होता है, LH जैसे ही एक्टिव हो गया बंदे को भूख लगने लगेगी, मतलब रैट को भूख लगने लगेगी। आर यू गेटिंग मी? एक्टिवेट का मतलब बटन ऑन हो जाना। तो जब LH जो है एक्टिवेट होता है यानी ऑन हो जाता है तो रैट को भूख लगती है। अगर वो लैब में रैट है और उसको इवन आपने खिलाया भी है, उसको कुछ आपने लैब में रखा, उसको अच्छे से खिला, पेट भर दिया उसका, एंड आपने फिर LH को एक्टिव कर दिया, तो वो और खाएगा, उसको और भूख लगेगी। यानी कि LH ऐसी चीज़ है कि चाहे इंसान कितना भी भरा पूरा हो, लेकिन अगर ये एक्टिवेट हो गया तो बंदा खाएगा।
यानी रैट, अपना बंदा कौन है, रैट है। अच्छा, अब वीएमएच की बात करते हैं। वीएमएच क्या करता है, वीएमएच उल्टा काम करता है, क्योंकि हमारे बॉडी में यही इसी तरह से सिस्टम चलता है, फीडबैक मैकेनिज्म से। एक बढ़ाता है तो दूसरा कम करता है, ज़्यादातर ऐसा ही है। शुगर का भी ऐसा ही होता है, एक इंसुलिन होता है, एक ग्लूकागॉन होता है। इंसुलिन अगर शुगर को कम करने का काम करता है तो ग्लूकागॉन इंसुलिन को रोकता है कम करने से। तो हमारी बॉडी में शुगर का लेवल कितना चाहिए उसके हिसाब से काम होता है। तो थर्मोस्टेट्स हर चीज़ में है, हमारी बॉडी में हर जगह हर फंक्शनिंग के लिए सेट है, और जब वो डिस्टर्बेंस होता है तो हम बीमार हो जाते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू वीएमएच। वीएमएच क्या करता है, वीएमएच हंगर को रिड्यूस करता है जब भी ये एक्टिवेट हो जाता है। अब इन्होंने क्या किया, अगेन 2 पॉइंट आपको पता चल गया। एलएच जो था वो हंगर को प्रोड्यूस करता है और वीएमएच रिड्यूस करता है। अब इन्होंने वीएमएच को डैमेज कर दिया, मतलब कि जो भूख को कम करता है उस पॉइंट को ही गायब कर दिया, ख़त्म कर दिया। जो लेबोरेटरी रैट है अब क्या करेगा, क्योंकि उसकी भूख को कम करने वाला तो पॉइंट ही नहीं है, तो वो खाता ही रहेगा, इतना खाएगा कि मोटा हो जाएगा। तो ये थ्योरी ये बताती है कि क्यों लोगों को ईटिंग डिसऑर्डर होता है, इसके पीछे ये पॉइंट हो सकता है। जो वो थर्मोस्टेट वाली थ्योरी है, अब मैं उसकी बात करती हूँ, जो मैंने थोड़ा आपको समझा ही दिया था। जैसे गीज़र काम करता है वैसे ही थर्मोस्टेट अपना काम करता है। उसको थर्मोस्टेट नहीं कहते, वेट थर्मोस्टेट नहीं कहते, इसको क्या बोलते हैं, अब वेट सेट पॉइंट कहते हैं इसको। ये क्या करता है, हर एक इंसान का एक नेचुरल बॉडी वेट होता है, उसको बॉडी वेट को वो मेंटेन करता है। लेकिन जैसे ही बॉडी वेट कम होने लगता है तो हाइपोथैलेमस जो है वो अपना मेटाबॉलिक रेट को कम कर देता है। मेटाबॉलिक रेट मतलब, मेटाबॉलिक रेट का मतलब होता है जो हम खाना खा रहे हैं, खाने का हाजमे को स्लो कर देता है। क्योंकि अगर हमने जो भी खाया उसको हजम कर लेगी बॉडी और वो एनर्जी के फॉर्म में निकाल देगी, तो हमारे को तो हमेशा लैक ऑफ एनर्जी रहेगी। तो मेटाबॉलिक रेट को जब वो कम करेगा, इसका मतलब ये है कि वो धीरे धीरे खाने को हजम करेगा, सो दैट हमें एनर्जी मिलती रहे, धीरे धीरे मिलती रहे। क्योंकि क्या हो गया, हमारा जो वेट है वो कम हो गया, बॉडी को ये आइडिया लग गया कि भाई एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या बॉडी से एनर्जी बहुत ज़्यादा बाहर निकल रही है। अब ऐसा ना हो, नहीं तो नॉर्मल वेट को कैसे मेंटेन करेंगे। इसीलिए हाइपोथैलेमस ने क्या किया, हमारे खाने का रेट जो है, खाना हजम होने का जो रेट है उसको स्लो कर दिया, सो दैट वो पूरी एनर्जी बाहर ना चली जाए, उस शरीर के वेट को, जो नॉर्मल वेट चाहिए उसको मेंटेन करने में लग जाए। अगेन दूसरा केस क्या है, सपोज बंदे का वेट नेचुरल बॉडी वेट से बढ़ जाता है, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, एक ऐसा पॉइंट एक्टिवेट करेगा जिससे हमारा जो हंगर है वो कम हो जाएगा, मतलब हम कम खाएंगे, हमारा ईटिंग कम हो जाएगी और हमारा जो वेट है वो बैलेंस में रहेगा। सो इस तरह से हमारा हाइपोथैलेमस एक्ट करता है। अच्छा, अभी बात क्या आती है, हमने चलो वेट सेट पॉइंट भी समझ लिया, लेकिन वेट सेट पॉइंट बनता कैसे है, क्या कोई ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारा एक वेट कितना होना चाहिए वो डिसाइड करती है। सो थ्योरीज ये कहती है कि ये डिसाइड करता है हमारा जेनेटिक मेकअप, हमारे बचपन में क्या हमें ईटिंग हैबिट्स दी गई थी वो, और बॉडी की जो ज़रूरत होती है इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने की। ये 3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से हमारा नेचुरल बॉडी वेट कितना होना चाहिए वो सेट हो जाता है। अगेन ब्रेन का जो डिसफंक्शन हो जाता है, यानी कि बायोलॉजिकल थ्योरीज ऐसे भी कहती हैं कि जो जिनको ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है उनमें ऑब्वियसली वो जो थर्मोस्टेट है वो बिगड़ गया, वेट थर्मोस्टेट है वो बिगड़ गया। लेकिन क्यों बिगड़ गया, ऐसा क्या हो गया कि उनका ये चीज़ें बिगड़ गई। क्या उनके न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, मैंने पहले भी बताया था, ये वो केमिकल्स होते हैं जो ब्रेन में, जब अपना जो नर्वस सिस्टम है वो एक दूसरे में इम्पल्सेस पास करने के लिए यूज़ करता है, उन केमिकल्स को हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। क्योंकि हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, उनमें बीच में गैप है, तो वो जो गैप है उसमें न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है, यानी केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, एंड उसके थ्रू वो आपस में कनेक्शन बनाते हैं और इम्पल्सेस को पास करते हैं। इम्पल्सेस क्या मतलब, मैसेजेस को पास करते हैं कि किसने काटा, मच्छर ने काट लिया, तो मैसेज ब्रेन तक कैसे पहुंच गया, जब उंगली में काटा था तो वो इसीलिए पहुंच गया क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर ने उस चीज़ को वहाँ तक पहुँचाया है। सो इस तरह से न्यूरोट्रांसमीटर काम करते हैं। तो इन्होंने ये बोला है कि जो दिमाग है, दिमाग में क्या डिसफंक्शन आ जाता है या न्यूरोट्रांसमीटर्स में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, ये क्या कारण है वो हमें कुछ नहीं पता। ये अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ, कुछ पता नहीं चला कि क्या ये दोनों चीज़ों में चेंज ओवर ईटिंग की, ईटिंग डिसऑर्डर की वजह से आते हैं या इन्हीं की वजह से ईटिंग डिसऑर्डर होता है। कॉज एंड इफेक्ट कुछ नहीं पता हमें, बट इसके ऊपर अभी भी स्टडी हो ही रही है।
नाउ एक ट्विन स्टडी भी की गई थी। ट्विन स्टडी का मतलब होता है जुड़वा बच्चों पे स्टडी करना, क्योंकि उनके जीन्स ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें निकाल पाते हैं, तो इसीलिए ट्विन्स के ऊपर बहुत स्टडी होती है। इनके ऊपर बुलिमिया एंड एनोरेक्सिया के बारे में कि क्या कारण है उसके ऊपर भी स्टडी चल रही है अभी भी, कि नेचर कारण है कि नर्चर कारण है। नेचर मतलब बाय बर्थ वो लेके आए हैं, कुछ चीज़ें जेनेटिकल है। नर्चर मतलब किस तरह से उन्हें पाला जा रहा है, घर में किस तरह का एनवायरनमेंट है। तो क्या एनवायरनमेंट रेस्पॉन्सिबल है या जीन्स रेस्पॉन्सिबल है, वो उसके ऊपर अभी भी काम चल रहा है। सो स्टडीज़ में ये काम हो रहा है। जो स्टडी हुई अभी तक उसमें तो अभी तक ये पता चला है कि जेनेटिक फैक्टर्स जो है उनका मिनिमल रोल होता है इसके लिए। कुछ थ्योरिस्ट और आए जिन्होंने अपनी अलग बात करी है, और उन्होंने ये बताया कि एनोरेक्सिक की है ना अपनी बॉडी के बारे में गलत मिसकंसेप्शंस होते हैं, उनके परसेप्शंस अलग होते हैं बॉडी के, और ये ब्लड फ्लो डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। अब ब्लड फ्लो डेफिशिएंसी कहाँ पे, मतलब इनका जो एंटीरियर टेम्पोरल लोब है ब्रेन का, एंटीरियर टेम्पोरल लोब जो ब्रेन का है, वहाँ पे अगर ब्लड का फ्लो सफिशिएंट ना हो तो इंसान अपना जो इंटरप्रिटेशन है विजन को लेकर वो उनका चेंज हो जाता है, ठीक से उनके परसेप्शंस में चेंज आ जाता है। मतलब कि अब मैं इसको क्लियर करती हूँ क्या है ये। इसका मतलब ये है कि जैसे आपने कोई चीज़ देखी, आपने उसको देख के अपने ब्रेन को सिग्नल दिया कि मैंने ये चीज़ ऐसी ऐसी देखी, एंड देन ब्रेन ने उसको समझ के इंटरप्रेट कर दिया हमें। जैसे एक पेंटिंग किसी इंसान को सुंदर लगती है और दूसरे इंसान को वो चीज़ बुरी लगती है ना, तो वो हमारे इंटरप्रिटेशन का काम है, हम किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं, हम किस तरह से उस चीज़ को समझ रहे हैं, वो उस वजह से ऐसा होता है। तो सेम ये यही बोल रहे हैं कि एंटीरियर टेम्पोरल लोब जो हमारे ब्रेन का है, जब उसमें ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो हमारे जो परसेप्शन होते हैं वो बदल जाते हैं अपनी बॉडी को लेकर। तो जिनको ब्लड सप्लाई कम होती है वो अपनी बॉडी के बारे में श्योर नहीं होते, वो अपने आप को मोटा देखते हैं जबकि वो होते हैं पतले। सो ऐसी ये थ्योरी कहती है। नाउ कमिंग टू अनदर थ्योरी विच इज़ कल्चरल थ्योरीज जो हैं वो वेस्टर्न सोसाइटीज़ के बारे में ज़्यादा बताया गया है इसमें, कि जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ में प्रेशर होता है कि हमें अपने आप को मेंटेन करना है और हमें अच्छा दिखना है, उस प्रेशर की वजह से ईटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। 1995 एंड 1997 में पॉल गारफिंकल और डेविड गार्नर इन्होंने एग्जामिन किए कुछ मिस अफ्रीका कंटेस्टेंट्स जो थे उनके लुक। तो इस पीरियड में जो इन्होंने स्टडी किया और कुछ मॉडल्स की स्टडी करी 27 ईयर पीरियड के में, तो उन्होंने ये देखा कि इनकी जो बॉडी की फिगर का मेजरमेंट है, जैसे कि बर्स्ट वेस्ट एंड हिप साइज जो होता है, ये इनकी वेरी कर गए थे और रिड्यूस हो गए थे सिग्निफिकेंटली। मतलब 1995 में जैसे दिख रहे थे वो अब 27 साल बाद देखेंगे तो वो उनका मेजरमेंट कम हो चुका था कंपैरेटिवली। इसका मतलब ये है कि लोग एनोरेक्सिया बढ़ रहा था लोगों के बीच में। ऐसा मेल्स में भी देखा गया, फीमेल्स में भी देखा गया। तो ये इन्होंने यहाँ पे यही सेम स्टडी दी है, तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊँगी इस बारे में, क्योंकि वही सेम ओवरऑल बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन अपीयरेंस पे बहुत एम्फेसिस करती है सोसाइटी, चाहे फैमिली प्रेशर हो या ना हो, लेकिन अच्छा, और विमेन पे ज़्यादा प्रेशर है देन मैन, और मेन ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाते हैं इन चीज़ों के लिए, ये सोसाइटी प्रेशर लगाती है किसी भी विमेन को अच्छा दिखने के लिए। तो डबल स्टैंडर्ड एग्जिस्ट करते हैं हमारी सोसाइटी में, जिसकी वजह से विमेन ओवरली इंटरेस्टेड होती हैं अपने अपीयरेंस को लेकर, अपनी डाइटिंग को लेकर, अपनी बॉडी इमेज को लेकर। और एडवर्टाइजिंग की अगर बात करें, एडवर्टाइजिंग की जो पूरा ट्रेंड चल रहा है एडवर्टाइजिंग में, वो मेल्स को लेकर भी यही चल रहा है कि मीडिया वगैरह ये जो है पूरा वर्ल्ड जो है ये मेल अट्रैक्टिवनेस को भी इसी तरीके से देखता है कि मेल कितने अट्रैक्टिव, एंड देन दे वर्क ऑन देयर अपीयरेंस एंड डाइटिंग एंड बॉडी इमेज। इन सब चीज़ों को लेकर मेल्स भी आजकल कंसर्न्ड हैं, एंड आजकल क्लिनिक में मेल्स भी दिखाई देते हैं ईटिंग डिसऑर्डर के शिकार हुए हुए। तो ये स्टडीज़ यही कहती हैं कि हमारी सोसाइटी भी एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल है अगर किसी को ईटिंग डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट थ्योरी जो आती है वो आती है फैमिली थ्योरीज़। फैमिली का बहुत बड़ा फंक्शन है इसमें, क्योंकि फैमिली एक मिनी सोसाइटी का काम करती है, जहाँ पे फैमिली मेम्बर्स होते हैं और सबके अपने अपने परसेप्शन होते हैं। और वैसे ही जैसे छोटी एक घर चलता है, वैसी पूरी सोसाइटी भी बहुत सारी फैमिलीज़ को मिला के चलती है। तो फैमिली को हम एक मिनी सोसाइटी का नाम दे देते हैं। सो ईटिंग डिसऑर्डर यहीं से ही शुरू होता है।
फैमिली से ही शुरू होता है। जिन लोगों को, एक स्टडी ये कहती है, रिसर्चेस जो हो रही हैं उसमें पता लगा कि जिनको भी ईटिंग डिसऑर्डर था उनमें से आधे लोग ऐसे थे जिनमें फैमिली में प्रॉब्लम होने की वजह से, फैमिलीज़ में इशू होने की वजह से इनको ईटिंग डिसऑर्डर के शिकार हो गए। और इन ये पतले और फूड को लेकर इनमें प्रॉब्लम इश्यूज थे, एंड देन बॉडी इमेज को लेकर भी इनमें इश्यूज दिखाई दिए थे। तो हाफ ऑफ द पीपल ऐसे थे ईटिंग डिसऑर्डर वाले जिनकी फैमिली में भी ये इशू चल रहा था। कौन सा इशू? पतले रहने का, खाने को लेकर कि कम खाओ, एंड देन बॉडी इमेज को लेकर। तो मतलब फैमिली क्या आपको प्रेजेंट कर रही है वही आप ले लेते हो उस चीज़ को। सो अर्ली चाइल्डहुड में भी बहुत ज़रूरी है कि फूड को किस तरह से यूज़ किया जा रहा है। क्या फूड एक पावरफुल टूल है, और ये बच्चे और पेरेंट के बीच में एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन टूल होता है। यानी कि जैसे आपने देखा होगा इंडियन फैमिलीज़ में क्या होता है, बच्चों को खुश करने के लिए उनके मन का खाना बना दिया जाता है, तो वो बड़े चाव से खाते हैं और मम्मी की बात मान जाते हैं। और अगर वही चीज़ नहीं देते हैं तो वो बच्चे गुस्सा रहते हैं। सो ये चीज़ें बहुत अच्छा टूल है कोई चीज़ बच्चों से मनवाने का। सो ये होमियोस्टेसिस और ये जो बैलेंस वाली बात है, ये अपनी बात है, अपने लेवल की बात है। लेकिन जो फैमिली ही अपना, ऐसा कहा जा रहा है कि फैमिली ही, कुछ साइकोलॉजिस्ट का कहना है ऐसा कि फैमिली ही रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस बनाने में। सो फैमिली क्या कर रही है वो मैटर करता है। अगर किसी को ईटिंग डिसऑर्डर है फैमिली में, तो बहुत चांसेस है कि फैमिली में ये आगे भी पास ऑन होगी चीज़, और आगे भी जाके, और उन जिनको ये ईटिंग डिसऑर्डर है वो इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि फैमिली में कुछ डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं। तो डिसऑर्डर जिसको है उसकी वजह से दूसरे मेंबर्स भी उसको शिकार हो सकते हैं बिकॉज दे कॉपी। एंड दूसरा ये कि अगर फैमिली में कुछ डिस्टर्बेंस है तो वो भी एक कारण हो सकता है ईटिंग डिसऑर्डर का। सेल्वेडर मिनुचिन, ये एक फैमिली थेरेपिस्ट है। इन्होंने ये एक सिस्टम्स थ्योरिस्ट भी हैं। सिस्टम्स थ्योरिस्ट कौन होते हैं? सिस्टम थ्योरिस्ट होते हैं जो सिस्टम के बारे में पढ़ाई करते हैं, चाहे वो फैमिली हो गई, चाहे वो सोसाइटी हो गई, चाहे वो फिजिकल सिस्टम है या फिर साइंटिफिक सिस्टम है या सोशल सिस्टम है। कोई भी सिस्टम है उस सिस्टम की पढ़ाई करते हैं, उन्हें सिस्टम्स थ्योरिस्ट कहते हैं। ये कहते हैं कि अगर फैमिली पैटर्न बहुत अनमैश्ड है, अनमैच्ड का मतलब बहुत इंटरफेरेंस है, पेरेंट्स का इंटरफेरेंस है बच्चों की लाइफ में बहुत बुरी तरह से। हाँ बेशक एनमैशमेंट का होना मतलब कि अफेक्शन होता है सारे फैमिली मेम्बर्स में, बहुत क्लोज होते हैं, बहुत लॉयल होते हैं रिलेशनशिप में। लेकिन कभी कभी जो बच्चा जब बढ़ रहा होता है तो उसको एक इंडिपेंडेंट होने के लिए अपने खुद के डिसीजन लेने पड़ते हैं। एंड जब पेरेंट्स का बहुत इंटरफेरेंस हो जाता है तो वो उनकी लाइफ में एक क्राइसिस एंड टेंशन और स्ट्रेस का काम करने लगते हैं। रादर बीइंग हेल्पफुल इट बिकम्स डिस्ट्रक्टिव फोर्स। तो ये ऐसा इनका कहना है। तो उस वजह से भी ईटिंग डिसऑर्डर बच्चों में होना शुरू हो जाते हैं। जो एडोलेसेंस होता है ये एक रियल क्राइसिस पॉइंट होता है। मतलब जब हम एडोलेसेंट होते हैं तो एडोलेसेंट की जो एज है ये एक बहुत क्राइसिस पॉइंट होता है जहाँ पे पेरेंट्स का इंटरफेरेंस बच्चे पसंद नहीं करते और वो अपने आप को अपने लेवल पे इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहे होते हैं। सो जब फैमिली में इस तरह का बैलेंस बिगड़ने लगता है तो पेरेंट्स क्या करते हैं? अच्छा ये तो मैं बाद में बताऊँगी पेरेंट्स क्या करते हैं। एक और चीज़ मैं बताऊँ, मैं जो पेरेंट्स होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं होती है एडोलेसेंट्स को। इनको अपने पीयर का पे ज़्यादा भरोसा होता है, अपने पीयर प्रेशर भी उनके ऊपर ज़्यादा होता है। एंड देन वो अपने उम्र के लोगों या किसी और एक्सटर्नल सोर्स पे ज़्यादा बिलीफ रखते हैं रादर पेरेंट्स। तो फैमिली उस ये बैलेंस बिगड़ गया क्योंकि फैमिली का, क्योंकि बच्चा अब तो हाथ में ही नहीं, अपनी मर्जी कर रहा है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स उस बैलेंस को दोबारा लाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चा क्या करता है अब इसमें? अब अगर बच्चे को ये फोर्स लग रहा है, नेगेटिव फोर्स लग रहा है कि ज़बरदस्ती मेरे ऊपर, मतलब मुझ पे ज़्यादा वो लगा, ये चीज़ें करने लगे हैं, तो वो बच्चा एक सिक रोल प्ले करने लगता है। अब वो सिक रोल प्ले करता है तो क्या होता है? फैमिली ऑब्वियसली उसको ज़्यादा ध्यान देगी उसके ऊपर, और जो पेन है उसका वो बढ़ता जाएगा। और फिर पेन जो उसका बढ़ रहा था और जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था उसको अवॉइड करने के लिए, दूसरे पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए पेरेंट्स को फिर मूव इन होना पड़ता है उस बच्चे की केयर करने के लिए।
तो फैमिली थेरेपी इस टाइम पे बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें ये समझाना होगा कि भाई देखो, अगर आप इस टाइम पे इंटरफेरेंस करोगे तो वो हेल्प की बजाय नुकसान कर सकता है। अच्छा, फैमिली थेरेपी जो है ये फैमिलीज़ को हेल्प करती है ये समझने के लिए कि अंडरलाइंग टेंशन है क्या, क्यों ईटिंग पैटर्न में चेंज आ रहा है, बच्चा चाहता क्या है, क्या उनको समझने की ज़रूरत होती है। अगर हम देखें तो मिडिल क्लास जो फीमेल चाइल्ड होता है या चिल्ड्रन होते हैं मिडिल क्लास फैमिली के, स्पेशली फीमेल, उनको एनोरेक्सिया सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिला है। और ख़ास तौर से ऐसी फैमिलीज़ में ज़्यादा देखने के लिए मिला है जो बच्चे ए ग्रेडर होते हैं, जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं पढ़ाई में, और जिनके पेरेंट्स प्रोफेशनल बैकग्राउंड के होते हैं, क्योंकि उनको हायर एजुकेशन में भी वो अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, हर चीज़ में अच्छा करना चाहते हैं। तो एनोरेक्सिक बच्चा जो होता है वो इसमें भी अच्छा दिखना चाहता है, बेस्ट दिखना चाहता है, तो इस वजह से इनको एनोरेक्सिया हो जाता है। तो ए ग्रेडर्स ज़्यादातर एनोरेक्सिया के शिकार होते हैं, ऐसा स्टडी कहती है। सो ये जो यंग विमेन होती हैं, इन ये हम हर लेवल पे सक्सीड होने के चक्कर में अपने अपने आप को इसमें घुसा लेती हैं, एनोरेक्सिक हो जाती हैं, एंड या फिर बुलिमिया के शिकार हो जाती हैं, या इनको एंजाइटी या फिर डिप्रेशन जैसी चीज़ें होना शुरू हो जाती है। एक और कुछ और कॉजेज़ इन्होंने बताए हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल एंड साइकोडायनेमिक थ्योरीज क्या क्या आई हैं, ये हम बात करेंगे अब। ईटिंग डिसऑर्डर जो है ये डाइटिंग बिहेवियर के ऊपर भी बेस्ड है। ईटिंग डिसऑर्डर डाइटिंग बिहेवियर से भी हो जाता है। ये एक तरह का स्टिमुलस रेस्पॉन्स मैकेनिज्म है। स्टिमुलस रेस्पॉन्स मैकेनिज्म का क्या मतलब है, यानी जैसे सपोज मैं आपको आपके हाथ में करंट देती हूँ, आप क्या करेंगे, हाथ आप पीछे कर लेंगे ऑब्वियसली। अगेन मैंने अगर आपको ये बोला कि मैं करंट तब तक दूंगी जब तक आप ढंग से पढ़ोगे नहीं, तो ऑब्वियसली आप अच्छा पढ़ोगे, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपको करंट लगे। तो स्टिमुलस क्या था, करंट था, मुझे रेस्पॉन्स क्या चाहिए था, पढ़ना चाहिए था, और ये मैकेनिज्म पूरा ऐसा चलता रहेगा। आप पढ़ोगे तो मैं करंट नहीं लगाऊंगी, आप नहीं पढ़ोगे तो मैं करंट लगाऊंगी। तो इसको बोलते हैं स्टिमुलस रेस्पॉन्स मैकेनिज्म। अब इस केस में हम देखते हैं स्टिमुलस रेस्पॉन्स मैकेनिज्म कैसे होता है। जो एनोरेक्सिक होते हैं वो परफेक्शन पे जीते हैं, उनको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है, अपनी बॉडी को लेकर भी वो बहुत कॉन्शियस रहते हैं कि भाई हमें तो अच्छा ही दिखना है। ये अचीव करने के लिए वो आइडियल वेट को पाने की कोशिश करते हैं, अपने गोल तक पहुंचने के लिए सब कुछ करते हैं। एंड जब ये लोग वेट गेन वैसा कर लेते हैं जैसा उनको चाहिए, और इनको बहुत एडमायरेशन मिलता है, लोगों से बहुत तारीफ मिलती है, तो ये एक री का काम करता है। तारीफ मिलती है तो ये और डाइटिंग करते हैं, इनका डाइटिंग बिहेवियर एक कांस्टेंट हैबिट बन गई होती है, एंड ये विशियस साइकिल चलती रहती है, एंड धीरे धीरे दे बिकम थिन एंड वीक एंड बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। सो अगर नहीं खाने के लिए उनको रिवार्ड मिल रहा है तो ऑब्वियसली वो ऐसे ही करेंगे। और अगेन अगर वो बीमार पड़ते तो फैमिली से अटेंशन मिलती है, मतलब दोनों तरीके से इनको अटेंशन मिल रही है, बीमार होने पर भी मिल रही है और अच्छी फिगर हो रही है तो उससे भी मिल रही है, बट वो गलत तरीके से अचीव की गई फिगर है, वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो एनोरेक्सिक हमेशा सुपर मॉडल टाइप का दिखना चाहते हैं या एथलेटिक दिखना चाहते हैं, बॉडी उनकी ऐसी होनी चाहिए इस तरह का। जो बुलीमिया के सफ़रर होते हैं वो रीइंफोर्समेंट के लिए क्या करते हैं, आपको बताइए, बिंजिंग करते हैं एंड देन पर्जिंग करते हैं, है ना, खाते हैं एंड वॉमिट करते हैं, निकालते हैं बॉडी से बाहर। इस वजह से इनको जो एंशियस थॉट्स होते हैं ना खुद की बॉडी को लेकर, वो नहीं आते, क्योंकि उनको मालूम है कि वो काम कर रहे हैं इसके ऊपर, बट इसका बहुत गलत असर होता है उनके ऊपर। साइकेट्रिस्ट हिल्डे ब्रूच कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं, ये एक इन्फ्लुएंशियल कॉग्निटिव एंड साइकोडायनेमिक साइकेट्रिक है जो इसके ऊपर काम करते हैं। इन्होंने एनोरेक्सिया एंड बुलिमिया के बारे में कुछ समझा और इन्होंने बताने की कोशिश की। ये एक्चुअली फीमेल हैं। ये कहती हैं कि मदर चाइल्ड इंटरेक्शन अगर डिस्टर्ब्ड है तो ये ईगो डेफिशिएंसी बच्चे के अंदर आ जाती है, यानी अगर मदर चाइल्ड के बीच में प्यार मोहब्बत का कनेक्शन नहीं है तो इसमें ईगो डेफिशिएंसी आ जाती है। ऑटोनॉमी या कंट्रोल जो है ये पुअर हो जाता है, सेंस ऑफ ऑटोनॉमी और कंट्रोल ये पुअर हो जाता है बच्चे के अंदर, जिसके वजह से बच्चे का जो परसेप्शन होता है वो चेंज हो जाता है, सीवियरली अफेक्ट होता है, और कॉग्निटिव डिस्टर्बेंसेस भी आने लगते हैं, यानी कि बच्चे की जो समझने और थॉट प्रोसेस को हैंडल करने की जो टेक्निक है वो ख़राब हो गई होती है, वो ढंग से बच्चा नहीं कर पाता। तो पेरेंट्स जो हैं बच्चे को इफ़ेक्टिवली रेस्पॉन्ड अगर नहीं कर पाते या फेल हो जाते रेस्पॉन्ड करने में, तो बच्चा ऐसी चीज़ों में फंस जाता है। जैसे कि कोई बच्चा रो रहा है
और पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, जब भी वो रो रहा है उसको है ना खाना खिला दिया आके, ये भी नहीं देखा कि वो दर्द से रो रहा है या वो डरा हुआ है इसलिए रो रहा है या वो बच्चा थक गया इसलिए रो रहा है, और सिर्फ उसको रिप्लेस किया जा रहा है खाने से। तो बच्चे की क्या हैबिट हो जाएगी कि जब भी उसको कुछ कष्ट होगा उसको खाना खाना है। अब ये क्या क्या सिखाया गया उसको? ऑब्वियसली ईटिंग डिसऑर्डर सिखाया गया। तो वो इस तरीके से खाना खाने को अपने पेन से रिलीव करने का एक रिसोर्स बना लेगा और मोटा होता जाएगा, ओबेस हो जाएगा या एनोरेक्सिया का शिकार हो जाएगा या बुलिमिया का शिकार हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें देखने की ज़रूरत है कि बच्चे को कैसे पेरेंट्स हैंडल कर रहे हैं, और इस अगर ऐसा इनको ढंग से माहौल नहीं देते तो बच्चे आगे जाके कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी बन गए होते हैं। इनको पता ही नहीं होता कि कब उन्हें भूख लगी है, कब उन्हें भूख नहीं लगी है। बस उनको एक ही चीज़ पता होती है कि अगर मैं अपसेट हूँ तो मुझे खाना है। सो ये जब एज अ एडोलेसेंट्स ग्रो करते हैं तो इनकी सेंस ऑफ ऑटोनॉमी जो है वो ठीक से नहीं डेवलप होती और ये स्टक हो गई होती है किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे जाके, और ये इंडिपेंडेंटली जज नहीं कर पाते चीज़ों को, अपना सेंस ऑफ सेल्फ नहीं रहता इनका, और फिर ये ईटिंग डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं। ऐसी हिल्डे ब्रूच का मानना है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का, जहाँ हमने ये पढ़ा आज के वीडियो में कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। आई होप आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो आपको बड़ा इंटरेस्ट आया होगा इसमें। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको समझा सकूँ इसमें इन्होंने क्या दिया है। सो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।